तो सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम का पेपर 2 का ये ग्रामर का सेक्शन है। तो इस वीडियो में मैं ग्रामर के सेक्शन के क्वेश्चन के आंसर्स का एक्सप्लेनेशन करूंगी, साथ में सोल्यूशन भी दूंगी। इसके पहले एक अनाउंसमेंट है, सीएपीएफ ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है 30 अगस्त को, और इसमें ग्रामर प्लस वोकैबुलरी करवाई जाएगी, और साथ में आपको ग्रामर की बुक भी मिलेगी जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स रहेंगे, और चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी रहेगा। सपोज टेंस खत्म हो गया है, फिर टेंस में आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस है, तो वो टेस्ट आप दोगे, उससे आपका पता चलेगा। तो हर चैप्टर के साथ एक टेस्ट रहेगा जो आपको देना होगा। ये पूरा कोर्स 3 महीने तक चलेगा। ये ग्रामर का सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है, और जिस सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। बट दुख की बात ये है, स्टूडेंट सीएपीएफ के स्टूडेंट्स ग्रामर सेक्शन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं और अपनी सारी एनर्जी ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट में लगा देते हैं जिसके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल नहीं है, जिसका हम बता नहीं सकते कितने मार्क्स आएंगे। यदि आप ग्रामर के सेक्शन में बहुत मेहनत करते हो तो आपको 20 तक आप आराम से आप ला सकते हो। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को इतनी लॉजिकल बात समझ में ही नहीं आती है। आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रामर का बैच ज्वाइन करने की, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाने की, और बहुत अच्छा मौका है ये अराउंड 20 स्कोर करने के लिए ग्रामर में। अगर आप चाहते हो आप ग्रामर में 20 स्कोर करें नेक्स्ट ईयर, तो आप ये बैच को जरूर से ज्वाइन करिए। अब शुरू करते हैं ग्रामर का क्वेश्चन। लेट द डोर बी शट, चेंज द वॉइस। क्वेश्चन में है चेंज द वॉइस, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ध्यान रखना, एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन होता है या एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। जैसे मैं लिखती हूं इट इज ईटन, तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि टेंस के स्ट्रक्चर में एमिजर वॉज वर्ब के साथ V4 आता है, मगर यहाँ पर एमिजर वॉज वर्ब के साथ क्या आ रहा है, V3 आ रहा है, तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। और अगर मैं लिखती हूँ ही इज ईटिंग, तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि एमिजर के बाद V4 आ रहा है। तो जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो सेंटेंस, वो एक्टिव वॉइस होता है। जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है सेंटेंस, वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है, और आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। तो जब भी सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो उसमें भी एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, लेट प्लस अगर मी आता है, लेट मी डू दिस, लेट मी प्ले, तो हमेशा ध्यान रखना ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। अगर लेट के साथ अस आता है तो आप हमेशा याद रखना ये सजेशन का सेंटेंस है। इसके अलावा लेट के साथ कोई भी प्रोनाउन आए, लेट हिम, लेट देम, लेट द डोर, कुछ भी आए, तो आप समझ जाओ ये ऑर्डर का सेंटेंस है। तो ऑर्डर का सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब से शुरू होता है, जैसे गो आउट, कम इन, स्टडी, ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है और ऑर्डर वाले सेंटेंस है जो मेन वर्ब से शुरू हो रहे हैं। तो ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि लेट के साथ मी और अस नहीं आ रहा, इससे पता चल रहा है ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो ऑर्डर वाला सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है? शट। तो शट लिखा, शट द डोर, ये है आंसर, और फुल स्टॉप दे दो। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का आइडेंटिफिकेशन क्या है? डायरेक्ट स्पीच में आप हमेशा ध्यान रखना कि आपके डबल कोट्स रहेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपका ये वाला जो दैट हमेशा रहेगा या कोई और कंजंक्शन रहेगा, मगर ये डबल कोट्स या डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट स्पीच है और आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले 3 कॉम्पोनेंट में हम चेंज लेकर आते हैं। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच करते हैं या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो 3 कॉम्पोनेंट में चेंज लेकर आते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कनेक्टर, और तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच। जो डायलॉग बोला जाता है वो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, ही हैड नॉट गॉन देयर। ओके, तो मैं यहां पर डायरेक्ट स्पीच लिख रही हूँ, ही टोल्ड मी को मैं कर दूंगी ही सेड टू मी।
तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये वन वाला जो है, इसका कभी भी टेंस नहीं चेंज करोगे, इसका कभी भी प्रोनाउन नहीं चेंज करोगे। तो ही का ही, मी का मी और टोल्ड का सेड टू मी कर दिया। फिर मैं कॉमा दूंगी और ये जो सेकंड कंपोनेंट है कंजंक्शन वाला, इसको मैं हटा दूंगी, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन नहीं होता, डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो यहाँ कॉमा दिया, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाद हमेशा सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो किसी ने भी स्मॉल लेटर में लिखा है ही का एच, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर में अगर आप पंक्चुएशन मिस्टेक, कैपिटल लेटर की मिस्टेक करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ही सेड टू मी, यहां पर ही लगाया, अब ये जो देयर है, देयर का हियर बन जाएगा और फिर फुल स्टॉप दोगे और यहां डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो हैड नॉट गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है। तो एक रूल है कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में मिले, यानी डिड नॉट, अगर सिंपल पास्ट में मिले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट है, ये सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में ही डिड नॉट गो हियर। तो अगर मैं इसको वापस से कन्वर्ट करूं, ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, फिर ये दोनों हट जाएगा, दैट ही हैड का डिड नॉट गो देयर। 3D के इमीडिएटली बाद V1 लगता है। 3D का मतलब डू डज डिड। तो ध्यान रखना 3D इसका मतलब डू डज और डिड। इसके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो V1 आता है या हैव आता है, तो मैंने इसे V1 दिया है। तो इसका आंसर है ही सेड टू मी ही डिड नॉट गो देयर का क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आई हैव नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट ईदर। रीराइट यूजिंग नीदर नॉट। तो आंसर क्या होगा, ही हैड नीदर, तो इसका आंसर होगा ही हैड नीदर रेड द बुक नॉट सीन इट। अब इसमें ध्यान रखना है, यदि नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी आपका वर्ब ही होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन है। नीदर के बाद यदि नाउन है तो नॉर के बाद भी नाउन होगा। इस तरह का रूल और कौन सा वर्ड फॉलो करता है या कंजंक्शन फॉलो करता है मैं बता देती। नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये चार जो है इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। यदि ईदर के बाद नाउन है तो और के बाद भी नाउन होना चाहिए, बोथ के बाद प्रेपोजिशन है तो एंड के बाद भी प्रेपोजिशन होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं किया, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वर्ब वर्ब, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज है हैड को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ही हैड नीदर रेड द बुक नॉर सीन इट, तो हैड नॉर हैड सीन इट भी अगर लिखोगे ना तो गलत तो खैर नहीं होगा, मगर रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ही डैश डू इट फॉर द लास्ट 2 days। अब इसमें देखिए लिखा है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पे आपको वर्ब लगाना है, डू को फॉर्म चेंज करना है। अब यहां पर हमारे पास कीवर्ड आ गया फॉर। अब ये कीवर्ड किसका है, ये कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कीवर्ड है। आपको ये रीराइट करना है। जिसने भी सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया है ही हैज बीन डूइंग, तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो किया है। इसीलिए आप ब्लैंक दोगे और फिर उसको रीराइट करोगे, ही हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2 days और लास्ट में फुल स्टॉप दोगे। अगर आपने ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शन लिखा है रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पर एक देन हिम होना चाहिए था। हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो ऐसे केस में जब दो का कंपैरिजन होता है स्टूडेंट्स और बोलते हैं कि नेगेटिव में बदलो या फिर बोलते हैं कि डिग्री में बदलो, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री है तो बोल देंगे इसको पॉजिटिव डिग्री में करो। दोनों केस में आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूं। अगर नेगेटिव में बोलते हैं या पॉजिटिव डिग्री में बोल रहे हैं, मगर कंडीशन क्या है, दो में कंपैरिजन होना चाहिए। इसमें हिज ब्रदर और उसके में कंपैरिजन हो रहा है, हिम में कंपैरिजन हो रहा है, दो में कंपैरिजन होता है तब का मैं बता रही हूं। आप क्या करोगे, ये मोर इंटेलिजेंट को पॉजिटिव में बदल दो और पॉजिटिव डिग्री का कीवर्ड लगा दो, एज इंटेलिजेंट एज। फिर क्या करो, ये जो हिम है इसको यहां पर ले आओ, ही, और हिज ब्रदर को यहां पर लेकर आ जाओ, हिज ब्रदर, और फुल स्टॉप देना मत भूलना। अब उसके बाद यहाँ पे वर्ब लेकर आओगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। यहाँ पे मैं वर्ब लेकर आ गई। अब एक और चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगाओगे, अगर नॉट है यहाँ पर तो यहाँ पे नॉट नहीं लगा। तो जब भी आपको डिग्री चेंज करने के लिए बोला जाता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव, आप ऐसे ही फॉलो करोगे।
मगर दो में कंपैरिजन होना चाहिए, तब फॉलो करोगे ये रूल। ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो मैंने नेगेटिव भी कर दिया और डिग्री भी साथ में चेंज हो गई। डिग्री तो चेंज होनी ही होनी है। नेक्स्ट है, ही सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड है preposition, तो आपको प्रॉपर ये सेंटेंस लिखना होगा, ही इज सिटिंग और उसके बाद द शेड ऑफ द ट्री, आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। फिर यहाँ इन आएगा। जिसके पास भी मेरी चेकमेट ग्रामर की बुक है और उन्होंने पढ़ा भी है, सिर्फ बुक खरीदने से नहीं होता है स्टूडेंट्स, बुक पढ़ने से भी होता है। तो प्रेपोजिशन के चैप्टर में पेज 418 में अगर आप जाओगे तो प्रॉपर इस तरह से पिक्चर बना हुआ है और इसमें बताया है यदि चिड़िया अगर पेड़ में बैठी है तो प्रेपोजिशन इन लगेगा, अगर फ्रूट्स है पेड़ में तो प्रेपोजिशन ऑन लगेगा, अगर फ्रूट्स के साथ हैंगिंग लिखा है तो प्रेपोजिशन फ्रॉम लगेगा, और मंकी है यदि पेड़ में, ये रहा मंकी है यदि पेड़ में तो ऑन लगेगा, मैन है अगर पेड़ में तो अंडर लगेगा, और अगर मैन शेल्टर, ट्री के साथ शेल्टर यूज हुआ है मैन के लिए तो अंडर लगेगा, मगर यदि शेड है तो प्रेपोजिशन इन लगेगा। तो स्टूडेंट सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, पढ़ने से भी होगा। नेक्स्ट है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग इनफ, तो आपको लिखना है ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट हिज एनिमी। अब देखिए एनिमीज है तो आप इसको एनिमी नहीं करोगे, फिर अगर इज है तो आप इजी रखोगे, कैन है तो खैर कैन तो इसमें आएगा नहीं, मगर प्रेजेंट है तो आप प्रेजेंट ही रखोगे, फाइन। नेक्स्ट है, द कैट जम्प द फेंस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन। चेकमेट ग्रामर की बुक में आप जाएंगे तो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इनटू लिखोगे, अब बाहर की तरफ निकल रहे हो आउट ऑफ लिखोगे, अगर आप कोई क्लोज जगह में अंदर से बाहर जा रहे हो तो थ्रू लिखोगे, जैसे टनल है अंदर जाके बाहर निकल रहे हैं तो आप थ्रू लिखोगे, और यदि आप किसी चीज से गिर रहे हो जैसे छत से गिरना, बाइक से गिरना, घोड़े से गिरना, तब आप प्रेपोजिशन ऑफ रखोगे। अब यदि इस तरह से दीवार है जिसको हम फेंस कहते हैं, आप देख रहे हैं ये दीवार है, ठीक है, उसको हम फेंस भी कह सकते हैं, तो यदि आप यहां पर हो और यहां से चढ़कर यहां पर आप जंप करके और फिर यहां पर कूद रहे हो तो आप उसको ओवर लिखोगे। तो इसमें दो प्रेपोजिशन आ सकता है, एक तो ओवर जो मुझे एकदम करेक्ट लग रहा है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है, और साथ में सपोज दीवार है और दीवार से यहाँ पर कैट है और कैट जंप कर गई तो फिर हम ऑफ भी लिख सकते हैं। ऑफ एक्चुअली सेपरेशन होता है, तो यदि कोई घोड़े से गिर रहा है, बाइक से गिर रहा है, तो बाइक और जो गिर रहा है उसके बीच में सेपरेशन हो गया, तो सेपरेशन के लिए हम ओ डबल एफ प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। तो किसी ने अगर ओ डबल एफ लगाया है तो वो भी सही है, और किसी ने ओवर दिया है वो भी सही है। अगर किसी ने ऑन टू भी लिखा है ना वो भी सही है। ऑन टू हम कब देते हैं, जब आप नीचे वाले लेवल में हैं और ऊपर चढ़ रहे हो तब आप ऑन टू लिखते हो। तो कैट यहां पर है और फेंस यहां पर है, तो वो जंप फेंस के ऊपर कर रही है तो हम ऑन टू भी लिख सकते हैं। तीनों प्रेपोजिशन सही होना चाहिए, ऑन टू, ओवर और ऑफ। अगर किसी ने ऑन लिखा है तो गलत, जंप ऑन द फेंस नहीं होगा क्योंकि जंप मूवमेंट दिखाता है, मूवमेंट के लिए आप प्रेपोजिशन ऑन नहीं यूज करते हो। ये तीन प्रेपोजिशन सही रहेगा। He gave a modest answer to the question, तो इसमें लिखा रीराइट अ सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। तो सबसे पहले आपको इसमें एडजेक्टिव पहचाना कौन सा एडजेक्टिव है, तो मॉडेस्ट एडजेक्टिव है। आंसर नाउन है, नाउन के पहले जो भी आ जाता वो एडजेक्टिव होता, तो मॉडेस्ट एडजेक्टिव है। इसका एडवर्ब सबसे पहले करोगे तो इसका एडवर्ब क्या होगा, मॉडेस्टली। तो इसका आंसर क्या होगा, ही आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्ट, स्टॉप भी दोगे। यदि किसी ने ऐसे लिखा ही मॉडेस्टली आंसर्ड द क्वेश्चन, मॉडेस्टली यहां पर रख दिया है तो भी गलत नहीं होगा, he modestly answered the question. अब next question, it is difficult to get used to eat with chopsticks, use the correct form of the verb given in the bracket, यानी eat का आपको correct form use करना। अब आप देखिए क्या लिखा हुआ है, get used to, fine, ये इंपॉर्टेंट है। इस get used to से ही आपको समझ में आएगा कि यहां पर eat का कौन सा फॉर्म लगेगा। ये चेकमेट ग्रामर बुक का मॉडल्स का चैप्टर है, पेज नंबर 113। बीई या गेट आता है यूज टू के पहले, देखिए तो यूज टू के बाद V4 लगेगा। ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां इज की जगह बीई का मतलब क्या होता है, एम इज वर्ब, या गेट वाला वर्ब आता है तो आपको यूज टू के बाद V4 लगाना है।
तो यूज टू के पहले गेट वाला वर्ब आ रहा है, तो ईट का क्या होगा, ईटिंग होगा। और आप पूरा सेंटेंस लिखोगे, इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज टू ईटिंग विद द चॉपस्टिक्स। ये फ्रेजल वर्ब्स हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। तो 1.5 आवर्स इस तरह से हम नहीं बोलते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, he walked an hour and a half। See, he is always ready to pick up quarrels, तो pick quarrels होता है, इसमें up नहीं होगा। I have ordered for dinners, तो ये चैप्टर preposition से है। ये क्वेश्चन ऑर्डर जो है वो अपने साथ कभी भी कोई भी preposition नहीं लेता है। I have ordered dinners, तो इस बार preposition से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अब आप देखिए, ऑर्डर आया, he ordered to a waiter for a cup of coffee, delete to and delete for, तो होगा he ordered a waiter a cup of coffee। तो ऑर्डर अपने साथ कोई भी preposition नहीं लेता है। ये चैप्टर ओमिशन ऑफ preposition से है, पेज नंबर 434। तो स्टूडेंट्स, खरीदने से बुक नहीं होता, उसको पढ़ना भी पड़ता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, ये भी preposition से है, इसमें भी ये preposition हटेगा, तो क्या होगा आंसर, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम। और फिर लास्ट में फुल स्टॉप दोगे, प्रॉब्लम से तो एस भी लगाओगे, ये भी ओमिशन ऑफ preposition से है। देखिए, डिस्क्राइब, डिस्कस और डिमांड। ही डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, डिलीट अबाउट, ये हटाना, ही डिस्कस्ड द प्लान। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रही हूं, बुक अगर खरीद रहे हो तो बुक को अच्छे से पढ़ो। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की लगातार प्रैक्टिस करते हो, ग्रामर में आराम से आप लोग 20 स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। ये क्वेश्चन प्रोनाउन से है, जो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट प्रोनाउन वाला में आता है। ये क्वेश्चन प्रोनाउन पर है, जो कहता है कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। तो यदि सब्जेक्ट में वन आया तो वर्ब सिंगुलर होगा, ऑब्वियसली वन के अकॉर्डिंग, और प्रोनाउन भी वन ही होगा। तो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज, तो यहां ही नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां वन होगा। तो स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन तो preposition से ही आ गए हैं। अगर आप देखोगे, पहला जो क्वेश्चन आया है वो ही सिटिंग इन द शेड, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा द कैट जंप, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पिकअप वाला। चौथा आई ऑर्डर्ड फॉर। पांचवा लेट्स डिस्कस, ये ओमिशन ऑफ preposition पर है। अब हम फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, राइट वन सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। क्वेश्चन है टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। अब देखिए, ब्रिंग आउट एनीवेज, इसमें आप लोग को मीनिंग नहीं लिखना है, आप लोगों को इस तरह से इस फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस बनाने हैं जिससे मीनिंग निकल के आए अपने आप, यानी सेंटेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। अब एक और इंस्ट्रक्शन, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेजेस। इसका मतलब ये है, आपको ब्रिंग का ब्रिंग ही रखना है, ब्रिंग का ब्रिंग्स, ब्रिंगिंग, ब्रॉट, कुछ आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये चेकमेट ग्रामर बुक का फ्रेजल वर्ब वाला चैप्टर है, पेज नंबर 465। अब इसमें ब्रिंग आउट है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस समथिंग टू सेल टू द पब्लिक, मेक नोटिसेबल। तो इसमें मैंने सेंटेंस बनाया है, दे आर ब्रिंगिंग आउट एन एल्बम नेक्स्ट ईयर। मगर आप लोग जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को चेंज नहीं करना है फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ब्रिंग का ब्रिंग ही रखना है। तो दे आर ब्रिंगिंग का हम क्या कर सकते हैं, दे हैव टू ब्रिंग आउट, दे हैव टू ब्रिंग आउट एन एल्बम नेक्स्ट ईयर। तो मैंने यहां पर चेंज किया ही नहीं, वैसा का वैसा ही है फॉर्म। नेक्स्ट है गिव वे, लेकिन मैंने इसमें सेंटेंस बनाया है, शी मस्ट गिव वे टू हर इमोशंस और शी विल डाई, फुल स्टॉप। अब मैंने यहाँ पर फॉर्म नहीं चेंज किया है, गिव का गिव ही रहने दिया, तो मैंने यहाँ पर मोडाल यूज कर लिया मस्ट, और मस्ट के बाद हमेशा V1 आता है और ये V1 है, तो फॉर्म चेंज नहीं हुआ। अब गिव वे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोलैप्स करना, ब्रेक डाउन करना, कोई प्रेशर और फोर्स में बह जाना। नेक्स्ट है लुक इनटू। आप बुक में जाइए, पेज नंबर 472, लुक इनटू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। द प्रिंसिपल विल लुक इनटू द मैटर, तो विल के बाद लुक आया, ये चेंज नहीं हुआ इसका वर्ड। नेक्स्ट है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन या कोई हार्मोनियस रिलेशनशिप। आई गेट अलोंग विद द फ्रेंड्स हु लेट मी चीट।
शी हैज नेवर रियली गेट ऑन विथ हर सिस्टर। इसका मतलब मुझे ना उससे फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है जो मुझे चीट करने देता है। ओके, तो ये फ्रेजल वर्ब है पेज नंबर 469। तो अब आप यहां पर भी देखो कि यहां पर फॉर्म चेंज नहीं हुआ है वर्ब का। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। बुक में पेज नंबर 465 में है टू मेक समथिंग हैपन ही ब्रॉट अबाउट हिज कंपनीज कोलैप्स बाय हिज रेकलेस स्पेंडिंग। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कुछ होना किसी की वजह से। तो कंपनी का कोलैप्स हो गया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किया। तो इसका मुझे वर्ब फॉर्म नहीं चेंज करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ही मे ब्रिंग अबाउट हिज कंपनीज कोलैप्स ड्यू टू हिज रेकलेस स्पेंडिंग। ही मे ब्रिंग अबाउट, तो मैंने मोडाइल यूज करके ब्रिंग का फॉर्म नहीं चेंज किया। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर का बैच शुरू हो रहा है 30 अगस्त से। अगर आप चाहते हो ग्रामर में आप 20 स्कोर करो CAPF में, तो ये बैच जरूर से ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।